नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SD पाठशाला स्पीड मैथ में। जहां पर कि आज आपका क्लास रहने वाला है क्लास नंबर 5। आपका 4 क्लास कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जहां पे कि आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ये सारे चीज को हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो उसी सेशन में कंटिन्यू चलते हुए आज हम लोग आ गए हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर आ गए हैं। कहाँ पे आ गए हैं आप लोग? न्यूटन्स का थर्ड लॉ पे आज हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इस वीडियो में आप क्या कीजिए, कंटिन्यू बने रहिए। हर एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से डिटेल्स में समझेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो भी हम लोग आपके बीच में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक नजर देख लेते हैं कि आखिर हम लोग आज क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फिर आपका क्या पढ़ेंगे, प्रथम गति का नियम, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रथम ये जड़त्व का नियम होगा, क्या होगा, जड़त्व का नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये आपका क्लास ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसे एक बार फिर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आपका क्या पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। फिर आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जिसे आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। ये सारी चीज को हम लोग क्या करेंगे, अपने इस क्लास में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और आपको ये फॉर्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको जानने के लिए मिलेगा। प्लस में इसके बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। तो चलिए हम लोग ज्यादा देरी ना करते हुए क्या करते हैं, अपने क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, क्लास को अपना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। पहला ही आपका जो टॉपिक आया है, क्या आया है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ रहा है। क्या आ रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोग जानते ही हैं कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है, क्या होता है, आप लोग बेहतर अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है। फॉर एवरी एक्शन, क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हर क्रिया के बराबर क्या होगी, विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। आप कहीं पे भी कोई भी अगर बल लगाते हैं तो उसका अपोजिट आपका उतना ही फोर्स लगता है, और प्लस में वो उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर आप कहीं पे इस डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी आपका इस तरफ से डायरेक्शन लगता है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट रहते हैं। क्या रहते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बल लगता है, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे डेफिनेशन में कहा गया है कि हर क्रिया, कोई भी आप जितना भी एक्शन करते हैं उसके बराबर क्या होती है, बराबर और क्या, विपरीत दिशा में, क्या किधर होती है, विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। प्रतिक्रिया को क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे ढंग से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जब कोई वस्तु है ना, कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। एक ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या कर रही है, बल लगा रही है। तो दूसरी वस्तु भी उस समय क्या करेगी, उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। क्या लगाएगी, विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाएगी। उसका डायरेक्शन क्या होगा, विपरीत दिशा में। अगर आप इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं तो मानिए जैसे दरवाजा ही है, ठीक है, उसे आप लोग ओपन करने के लिए इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, तो वो भी आपकी तरफ फोर्स लगा रहा था, इक्वल इक्वल फोर्स लग रहा होता है वहां पे, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, बल हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है। पेयर में ये क्यों होगा, पेयर में, क्योंकि आप ये बल आप भी फोर्स लगा रहे हैं और प्लस में जो आपका दूसरे डायरेक्शन से भी आपके तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, इसीलिए ये बल क्या हो रहा है, पेयर में हमेशा रहेगा। क्या रहेगा, बल हमेशा पेयर में रहेगा, जोड़े में रहेगा, ठीक है। दोनों बल क्या होगा, बराबर होगा। आप जितना बल लगाइएगा, आपका जो प्रतिक्रिया उधर से मिलेगा आपको, वो भी इक्वल बल ही मिलेगा आपको। अगर आप 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो अपोजिट तरफ से आपको भी 1 न्यूटन का ही बल उतना वो महसूस होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 न्यूटन का ही बल महसूस होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, विपरीत होगा। डायरेक्शन क्या होगा, विपरीत होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे और अच्छे ढंग से एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, आप उदाहरण देख करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आपका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि आप क्या करते हैं, चलना, आपका क्या है, चलना। आप चलने के लिए क्या करते हैं, जब आप जमीन पर क्या करते हैं, पैर से जमीन को पीछे की तरफ धक्का दे रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने के लिए पैर से क्या कर रहे हैं, जमीन को धक्का दे रहे हैं। क्या करते हैं, धक्का देते हैं। और ये क्या कहलाया, आपका एक्शन कहलाया। जमीन अपने क्या करती है, जमीन आपको आगे की ओर धक्का देती है। जब आप जमीन को धक्का दे रहे हैं तो जमीन भी आपको क्या कर रही है, आगे की ओर धक्का दे रही है। तब आप क्या क्या कर पा रहे हैं, आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट रिएक्शन हो गया। आप जमीन को धक्का दे रहे हैं, जमीन आपके ऊपर भी एक्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, आपको भी धक्का दे रहा है, जिसके कारण आप क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कर पा रहे हैं, आप आगे बढ़ पाते हैं। जैसे कि आप नाव पे ही देखिए, नाव पे क्या करते हैं, जैसे कि वो नदी में नाव है, आप किनारे पे आ गए तो आप जंप करने के लिए क्या कीजिएगा, आप
पैर से नाव को आप धक्का मारते हैं, क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, और नाव भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है, उतना ही बल लगाती है, जिससे कि आप जंप करके एक अच्छी जगह सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं, होता है ना। बस सेम चीज यहाँ पे वहां पे क्या अप्लाई हो रहा होता है, आपका न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। वो एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, रॉकेट का उड़ना। यहाँ पे आप देखिए रॉकेट गैस को नीचे की ओर तेजी से छोड़ता है। क्या कर रहा है, रॉकेट उड़ने के लिए जो गैस को क्या कर रहा है, नीचे तेजी से छोड़ता है, तो वो क्या कहलाया, आपका एक्शन कहलाया, ठीक है। और गैस रॉकेट को फिर क्या करेगा, ऊपर की ओर धक्का देगा। रॉकेट गैस को नीचे की ओर प्रेशर कर रहा है, और गैस क्या करेगा, रॉकेट को ऊपर की ओर प्रेशर दे रहा है, धक्का दे रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। आपने एक्शन क्या किया, गैस के थ्रू एक्शन किया गया, और फिर उसी गैस के थ्रू आपने नीचे की तरफ जो एक्शन किया वो आपका एक्शन कहलाया, और गैस के माध्यम से रॉकेट के ऊपर धक्का जो जा रहा है वो आपका क्या कहलाया, रिएक्शन कहलाया, ठीक है ना। तो इसीलिए रॉकेट को क्या बोलेंगे, इसलिए रॉकेट ऊपर उड़ता है। क्यों उड़ता है, क्योंकि गैस के माध्यम से आपने नीचे प्रेशर लगाया, और उसी के कारण क्या हो रहा है, वो रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल था, रॉकेट का उड़ना भी आपका थर्ड लॉ के अंतर्गत आता है। आपका चलना ये भी क्या है, आपका थर्ड लॉ के अंतर्गत ही आता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल को समझने के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसे आप समझने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए अब हमारा क्या आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा भी है जड़त्व का नियम की कोई ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में रहती है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। क्या रहना चाहती है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहना चाहती है। कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो क्या है वो विराम अवस्था में, या फिर वो क्या रहती होगी, वेग में रहती होगी। क्या है, कोई ऑब्जेक्ट या तो वो विराम में है, या तो अगर वो गति कर रही है तो वो गति करते रहना चाहेगी। क्या करना चाहेगी, हमेशा गति करते रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी वो संतुलित बल न लगाया जाए। जब तक उस पर क्या कीजिएगा, बल नहीं लगाइएगा, तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, या तो स्थिर रहेगा, या फिर वो गति में है तो गति में ही रहेगा। तो आपका ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया का है। किसका है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। आप इसे जड़त्व का नियम बोल सकते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है। ये आपका क्या है, जड़त्व का नियम है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चलती भी बस क्या होती है, अचानक से रुकने पे क्या होता है, यात्री आगे की ओर झुक जाता है। जब क्या होती है, बस अचानक क्या करती है, जब बस अचानक से रुक जाती है तो यात्री क्या करते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यात्री जो बस में बैठे हैं, बस क्या कर रहे हैं, गति की अवस्था में है। यात्री भी जो उसके ऊपर बैठे हैं वो भी गति की अवस्था में है। जब वो अचानक से रुक जाती है तो उसका शरीर जो है गति में ही बना रहना चाहता है, इसीलिए वो आप क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे देखिए मेज पर रखा किताब है, ठीक है, कोई किताब है, क्या है, मेज पर रखा है। अब वो तो अपने आप चलना शुरू नहीं कर देगा, ये तो अपने आप टेबल से नीचे नहीं गिर जाएगा मेज से। ऐसा होगा, कभी नहीं होगा, जब तक आप उसके ऊपर क्या कीजिए, धक्का नहीं लगाइए, या तो उसके ऊपर फोर्स लगा के आप उस चीज को ऊपर नहीं उठाइए, तब तक वो कहाँ पे बना रहेगा, वो मेज के ऊपर ही वो किताब बना रहेगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था, दो एग्जाम्पल था। आप एग्जाम्पल के थ्रू जड़त्व के नियम को समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो मोशन आप लोगों ने ऑलरेडी क्या कर चुका है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फोर्स और एक्सेलरेशन के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा डिटेल्स में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होता है, क्या होता है, संवेग में परिवर्तन का दर उस पर लगाए गए बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, उसके बल के समानुपाती होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। अब क्या है यहाँ पे बोला जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट जो संवेग मोमेंटम में परिवर्तन की दर, ठीक है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा, F इज इक्वल टू एम भी होता है, ये होता है ना, F इज इक्वल टू एम भी होता है। क्या होता है, संवेग, ये आपका जो है सेकेंड लॉ से ही रिलेटेड है, संवेग जो है सेकेंड लॉ के अंतर्गत ही आता है। लेकिन आपका यहाँ पे बात किया गया है किसका, फोर्स और एक्सेलरेशन के लिए हम लोग बात जब करेंगे तो यहाँ पे हम लोग भी को कंसीडर किसमें करेंगे। यहाँ पे आप देखिए बोला जा रहा है परिवर्तन की दर, यहाँ पे क्या है, परिवर्तन, डिफरेंस का बात किया जाए। जैसे डिफरेंस का बात किया जाता है तो आपका ये भी जो बन जाता है, क्या बन जाता है, v माइनस यू बाई टी, जो कि एक्सेलरेशन के तौर पे ये काम करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, v के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार आपका क्या होता है, v को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक बार भी कंसीडर कर सकते हैं, और एक बार क्या कर सकते हैं, यू कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए एक बार होता है आपका अंतिम वेग और क्या होता है, प्रारंभिक वेग। क्या होता है, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। जब आप यहीं पे m को कॉमन ले लीजिएगा, क्या आ जाएगा, v माइनस यू
बाय टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, m इज इक्वल टू ए में m इंटू ए में कन्वर्ट कर देते हैं, f इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये चीज आपका सेम कहाँ से निकल के आया है, मोमेंटम से ही निकल के आया है, ठीक है। तो आपका सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या बन जाता है, आपका f इज इक्वल टू m a बन जाता है। और ये आपका क्या है, f क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इंटू एक्सेलरेशन का, क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन का है, ठीक है, जो कि ये डिफिनेशन में आपको बोला गया है, ठीक है। देख सकते हैं क्या है, मोमेंटम के यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु के संवेग में, किसी वस्तु का संवेग जो मोमेंटम है उसमें परिवर्तन की दर, परिवर्तन मतलब क्या, डिफरेंस के परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दिशा भी क्या होती है, और उसी में दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होता है। जहां पे एक्सेलरेशन है तो आप वहां पे क्या समझ सकते हैं, आपका डायरेक्शन भी वहां पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जितना फोर्स लगाइएगा आपका उतना ही एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्या होगा, जितना आप फोर्स लगाइएगा उतना ही आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, गेंद को जितना जोर से मारेंगे वह उतनी ही तेज गति से जाएगी, ठीक है। जैसे क्रिकेटर क्या करते हैं, किसी गेंद पर जितने तेज बल्ला चलाएंगे तो वो क्या होगा, गेंद उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पे क्या साबित हो रहा है, किसी चीज पे हम लोग जितना फोर्स लगा रहे हैं उसका गति उतना ही बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, गति, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, उतना ही तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा तो उस पर फोर्स भी हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है, ज्यादा लगाना पड़ता है। जैसे कि कोई बड़ा पत्थर है, उसको चलाने के लिए, अगर उसे धक्का देने के लिए या फिर उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काफी ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, तब उसे आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। या फिर कोई हैवी गाड़ी है तो उसे आपको धक्का देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब आप उसे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके ऊपर जितना इम्पैक्ट होगा उतना ही इम्पैक्ट आपको m और a पर भी दिखेगा, ठीक है। जितना आप इसमें इंक्रीमेंट कीजिएगा आपको यहाँ भी उतना इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पे जितना इंक्रीज कीजिएगा तो फोर्स को भी उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ब्रेक करके हम लोग नया फॉर्मूला बना देते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, f बाय m आ जाएगा। अगर इसी चीज को अगर हमको यहाँ से m चाहिए तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बाय a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f बाय a हो जाएगा, ठीक है। तो आप केवल एक f इज इक्वल टू m फॉर्मूला याद रखते हैं तो उसके थ्रू आप ये दोनों चीज भी आप निकाल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला कहाँ से आया है, बस इसी को आप लोग ब्रेक करके इस तरीके से आपको लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज केवल ये आप याद रखिए, आपको ये दोनों आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गेंद का एग्जांपल के थ्रू आप समझ गए। और आपका देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अगर मास क्या होगा, ज्यादा होगा तो फोर्स आपको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपको फोर्स ज्यादा लगाइएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। हर एक चीज का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे आपका क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, क्या है आपका, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है इसका डिफिनेशन, देखिए टक्कर या क्रिया के पहले और बाद में क्या होता है, कुल संवेग बराबर होगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे इसका कहने का क्या मतलब है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत का, कि कोई अगर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, अगर दोनों टक्कर करते हैं, टक्कर के बाद भी उसमें क्या होगा, उसका मास और वेलोसिटी दोनों जो रहेगा समान ही रहेगा, क्या रहेगा, दोनों का समान रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। किसी बंद तंत्र में, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे हैं, उसमें कुल संवेग, टोटल मोमेंटम हमेशा स्थिर रहता है, क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, यदि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे तो, ठीक है। अगर कोई बाहरी बल कार्य नहीं होगा तो वो जितना उसका संवेग है उतना ही वो हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यू बना रहेगा। उसी चीज को यहाँ पे क्या लिखा गया, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया गया है। टक्कर या क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो टक्कर कर रहा है, अगर उसके पहले और बाद में जो जितना भी, टक्कर के पहले उसका जितना संवेग था और टक्कर के बाद भी उसका क्या रहने वाला है, उतना ही संवेग रहने वाला है, ठीक है। ये चीज यहाँ से क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या आप देख सकते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे क्या करें, अगर इसे हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से इसे हम एक्सप्लेन करके आपको दिखा देते हैं कि क्यों इस तरीके से आया है, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कि ये आखिर m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 और प्लस m2v2 ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जो आपका डेफिनेशन में बोला गया था सेम उसी चीज को हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सेम जो आपका डेफिनेशन में बोला गया उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। देखिए
आपका ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, मास रहा होगा, जिसे हम लोग m1 से डिनोट कर देते हैं, और प्लस में इसका कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, वेग रहा होगा। तो वेग को हम लोग किससे डिनोट कर दे, u1 से डिनोट कर दे, जो कि प्रारंभिक वेग है। और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट क्या आ गया, आपका m2 आ गया, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा, ठीक है, और ये भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आया होगा, जिसे हम लोग किससे डिनोट कर दे, v2 से डिनोट कर देते हैं, किससे, u2 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, टक्कर के बाद फिर आगे की ओर बढ़ जाएगा, क्या होगा, टक्कर के बाद आपका क्या बन जाएगा, ये m1, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका m1 है, m1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा, ठीक है, ये अंतिम वेग उसका हो जाएगा। और आपका ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ये m2 है, ये क्या बन जाएगा आपका v2 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट टक्कर यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे टक्कर कर रहा है, तो ये आपका m1 और m2 दोनों क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है, एक फोर्स के साथ टक्कर कर रहा है, किसके साथ टक्कर कर रहा है, एक फोर्स के साथ टक्कर कर रहा है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, F1 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, F2, दोनों इक्वल रहेगा, क्या रहेगा, ये दोनों आपस में इक्वल रहेगा, यही चीज कहा जा रहा है आपका डेफिनेशन के थ्रू। तो इसी चीज को हमको प्रूव करना है कि आखिर ये F1 जितना फोर्स लगा रहा है कि F2 भी फोर्स लगा रहा है, क्या उतना सेम फोर्स लगा रहा है या नहीं, वो हम लोग को क्या करना है, उसी को हम लोग को अच्छे से डिटेल्स में समझना है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, आपका फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए होता है, क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इसी को लेकर के हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, और आपका ये जो F2 निकलेगा, ये हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए होता है, किसके लिए होगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो F2 के जगह पे आप क्या लगाइएगा, माइनस लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ठीक है। आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए होता है, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं मास, और एक्सेलरेशन को आप कैसे लिखिएगा, एक्सेलरेशन को आप लिखते हैं क्या, v माइनस यू बाई टी लिखते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम v माइनस यू बाय टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, u बाय टी हो जाएगा। जब आपका ये दोनों इक्वल में रहता है तो आप जानते हैं आपका t और t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका t और t कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, आप इसे क्या मानिए, v1 u1 और v2 u2, ठीक है। ये आपका है मास के लिए, आपका क्या हो जाएगा, m1, ये m1 और ये m2 है, ठीक है, m1 v1 माइनस आपका क्या हो जाएगा, m1 v1 और m1 और ये u1, ये क्या आ गया आपका, ये u है, u1 हो गया, ठीक है। आपका फिर इज इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, m2, आपका ये आ जाएगा v2 माइनस m2 और u2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। आप इसी को अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये आपका माइनस लगाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं m1 v1, और इसी को आप ये नेगेटिव में है, अगर ये तरफ लाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में m2 v2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में m2 v2 हो जाएगा। और आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये प्लस में जाएगा उधर, तो माइनस, सॉरी माइनस माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी, आपका ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, आपका यहाँ पे m1 v1, आपका ये माइनस वाले को इधर लेकर के आइए, आपका क्या हो जाएगा, वो m2 v2, ठीक है। और आपका ये इधर क्या हो जाएगा, इसे इधर रखिए, आपका ये किधर हो जाएगा, आपका m2 क्या है, आपका m2 और u2, और इधर आगे क्या है आपका m2 u2, और ये आपका जो इधर माइनस में है वो तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस में होके m1 u1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, m1 और u1। आपका ये फॉर्मूला निकल के आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, m1 v1, m1 है, और आपका क्या है, m1, यहाँ m1 v1 प्लस में m2 और v2 है, और आपका देखिए यहाँ पे क्या है, m2 है, u2 है, और आपका m1 और u1 है। तो ये चीज इस तरीके से आपका क्या आया हुआ है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया हुआ है। तो आपको अगर ये f1 इज इक्वल टू माइनस f2 याद है, तो आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। तो इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, आपको बस क्या याद रखना है, ये चीज आप केवल याद रखिए, m1 रहेगा तो u1 साथ में रहेगा, प्लस m2 रहेगा, u2 रहेगा, इज इक्वल टू क्या करना है, m1 v1 प्लस m2 v2। क्यों, क्योंकि ये आपका जो है u1 क्यों लगा रहे हैं, प्रारंभिक वेग के लिए, और ये आपका क्या है, अंतिम वेग के लिए है। दोनों क्या होता है, कोलाइजन के बाद भी, टकराने के बाद भी क्या बोला जा रहा है, समान रहता है, कोई चेंजमेंट उसमें नहीं होता, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। यहाँ देखिए आपका m1 और m2 क्या है, आपका द्रव्यमान है, u1 u2 क्या है, प्रारंभिक वेग है, और v1 और v2 क्या आपका अंतिम वेग है, ठीक है। काफी ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से समझाया मैंने आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा वीडियो को, तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, किस तरीके से इसे किया गया है।
तो आप देख सकते हैं आप मैंने क्या लिया पहले अप वन इज इक्वल टू अप टू, जहाँ पे अप वन इज इक्वल टू माइनस अप टू लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे अपोजिट आपका फोर्स लग रहा है, दूसरी तरफ से क्या लग रहा है? अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आपका ये अप, अगर अप फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए, और हम लोग ए को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तो वी वन माइनस यू वन हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यहाँ भी आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग है, दोनों में हम लोग क्या करेंगे? टी को यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? एम वन वी वन माइनस एम वन और यू वन आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस है माइनस एम टू, और क्या हो जाएगा आपका? वी टू हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये आपका क्या बन गया? एम टू और यू टू बन गया। बस इसी चीज को अरेंज करके आप लिख दीजिएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और यही चीज आपका यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। सेम ये चीज आपका इधर है, ये तो इस चीज को आप आगे रखिए या तो फिर इस चीज को पीछे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों इक्वल ही है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, और आपका क्या है? उसी के बेस्ड हम लोग के पास क्या है? एक न्यूमेरिकल है, उसे भी हम लोग बना करके देखते हैं कि आखिर हम लोगों से बनता है या नहीं बनता है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। दो वस्तुएं एक सीधी रेखा में चल रही है। कहाँ चल रही है? एक सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है। दो वस्तुएं एक सीधी रेखा में चल रही है, जिसमें आपका एम वन एम टू यू वन यू टू दिया गया है, और पूछा गया टक्कर के बाद जो पहली वस्तु है, पहला ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसका वेग भी वन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और आपसे पूछा गया दूसरी वस्तु का वेग क्या होगा, ठीक है। उसी तरीके से दो ऑब्जेक्ट है, जब वो टक्कर करता है तो एक वस्तु का आपको फाइनल वेलोसिटी दिया गया है और दूसरे ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम जो फॉर्मूला जान रहे हैं उस चीज को लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला कैसे जान रहे हैं? एम वन यू वन, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? एम वन यू वन प्लस क्या लिखेंगे? एम टू यू टू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? ये आपका हो गया प्रारंभिक वेग के लिए। अब हम लोग अंतिम वेग के लिए फिर लिखेंगे एम टू वी टू। क्या लिखेंगे हम लोग? एम टू वी टू लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? आपको एम वन प्लस वी वन। आप इसे इधर लिखिए या फिर उधर लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है। पहले आपको एम वन और वी वन लिखिए या फिर एम टू वी टू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए आपका एम वन क्या दिया गया? 3 दिया गया, ठीक है। और आपका क्या दिया गया? यू वन कितना दिया गया आपको? यू वन 6 दिया गया, ठीक है। ये आपका प्लस है, प्लस एम टू और यू टू। एम टू आपका क्या है? 3 है, और आपका यू टू कितना है? यू टू क्या आपका? 0 है। क्या है आपका? 0 है। और आप देखिए आपका एम टू फिर यहाँ पे क्या दिया गया है? एम टू 3 kg है। क्या है? 3 kg है। और आपसे क्या पूछा गया है? वी टू ही पूछा गया था। क्या पूछा गया है? वी टू पूछा गया है, ठीक है। प्लस करेंगे हम लोग, फिर एम वन क्या आपका? 3 kg है, 3 kg है। और आपका वी वन क्या दिया गया है? पहला जो अंतिम वेग रहेगा क्या रहेगा? 2 दिया गया आपको। कितना दिया गया है? 2 दिया गया, ठीक है। तो आपस में क्या कीजिए? इस चीज को मल्टीप्लाई की दीजिए। 6 यहाँ 18 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा? 3 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा वो, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? 3 वी टू प्लस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। जब 6 आपका ये साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। वी टू बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वी टू इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? v2 इज इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका जो फाइनल वेलोसिटी आने वाला है क्या रहने वाला है? 4 मीटर पर सेकंड का रहेगा। क्या रहेगा? 4 मीटर पर सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर बी में है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो काफी ज्यादा हार्ड नहीं है, इसे याद रखना काफी इजी ही है। एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, और आपका क्या? एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ठीक है। आप इसे आगे लिखिए पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को समझ में, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसी तरीके से आप क्या कीजिए? चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारा जो नेक्स्ट क्लास आएगा इसी को अभी हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप क्लास को कंटिन्यू रख पाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।